पुलिस कमिश्नर और उसके साथ जाने वाले जिम फॉस्टर ने पूरा होटल खंगाल लिया था, लेकिन उन्हें इमरान और उसके साथियों का कुछ इल्म ना हो सका था। होटल में बाटन का जो साथी मौजूद था, उसके कहने के मुताबिक इमरान होटल के हॉल में मौजूद था। उसके बाद वो होटल के अंदर जाने वाले रास्ते की तरफ गया था और फिर गायब हो गया था। होटल का चप्पा चप्पा छान लेने के बाद वो सब वापस आ गए थे और उन्होंने बाटन को अपनी नाकामी की रिपोर्ट दे दी थी, जिसे सुनकर बाटन गुस्से में आ गया था और उसने अपने ही बाल नोचने शुरू कर दिए थे। इमरान और उसके साथी बार बार उसे डॉज देकर निकल जाने में कामयाब हो रहे थे। इस वक्त बाटन क्रासगा में मौजूद डार्क हार्ट के सेक्शन हेडक्वार्टर में बैठा हुआ था। उसने पुलिस कमिश्नर से कहकर इमरान और उसके साथियों की तलाश शुरू करा दी थी। उसके ग्रुप्स भी इमरान और उसके साथियों की तलाश में लगे हुए थे, लेकिन अब तक उसे कहीं से भी हौसला अफजा रिपोर्ट न मिल रही थी, जिससे बाटन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अभी वो बैठा इमरान और उसके साथियों के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक सामने मेज पर पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी। टेलीफोन की घंटी बजते ही बाटन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, बाटन ने सर्द लहजे में कहा। बॉस, आपकी रिहाइशगाह से आपके बेटे फिशर का फोन है। दूसरी तरफ से कहा गया। मेरे बेटे का फोन? क्या मतलब? बाटन ने हैरत भरे लहजे में कहा। मालूम नहीं, आप बात कर ले। दूसरी तरफ से कहा गया और फिर एक लम्हे के लिए रिसीवर में खामोशी छा गई। हेलो डैडी, मैं फिशर बोल रहा हूँ, आप फौरन घर आ जाए। मम्मी की तबीयत बेहद खराब है। लेकिन वो अस्पताल भी फोन नहीं करने दे रही है। उनका कहना है कि डैडी को बुलाओ फौरन। दूसरी तरफ से फिशर की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। क्या हुआ है उसे? सुबह तो अच्छी भली थी। बाटन ने हैरत भरे लहजे में कहा। मालूम नहीं, बस आप आ जाए फौरन, फिशर ने कहा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, बाटन ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठ खड़ा हुआ। क्या हो गया है एलिया को? बाटन ने होठ चबाते हुए कहा और फिर वो तेज तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेजी से अपनी रिहाइशगाह की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। थोड़ी ही देर में उसकी कार अपनी रिहाइशगाह के गेट के सामने थी। उसने गेट के पास कार रोकी और हॉर्न बजाने लगा। उसकी आदत थी कि वो अपने रिहाइशगाह के सामने आकर 3 बार हॉर्न बजाता था। तीसरी बार हॉर्न बजते ही गेट खुलता चला गया। उसने कार आगे बढ़ाई और पोर्च की तरफ ले गया। फिर वो कार से उतरकर बरामदे की तरफ बढ़ने ही लगा था कि उकब से उस पर कोई तेजी से झपट पड़ा। बाटन के हलक से एक चीख से निकली और दूसरे लम्हे वो हवा में उछलकर एक धमाके से नीचे गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। फिर जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को अपने रिहाइशगाह के एक कमरे में रस्सियों से जकड़ा हुआ पाया। बाटन की आंखों में धुंध से छाई हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों में शऊर की चमक उभर आई और फिर उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है रस्सी से बंधे होने की वजह से वो सिर्फ कसमसाकर ही रह गया। उसके चेहरे पर यकलक इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे। उसे अपने सामने एक मकामी आदमी दिखाई दिया तो वो चौंक पड़ा। क्या मतलब? कौन हो तुम? और ये तुमने मुझे मेरे ही घर में क्यों बांध रखा है? बाटन ने होठ चबाते हुए कहा। वो अब गौर से सामने कुर्सियों पर बैठे हुए इमरान और उसके साथियों को देख रहा था। मैं इमरान हूँ और ये मेरे साथी हैं, उस आदमी ने बदले हुए लहजे में कहा तो बाटन को जोरदार झटका लगा। इमरान, तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? बाटन ने आंखें फाड़ते हुए कहा। एग्रीमिया में तुम फोर्स लेकर मुसलसल मेरे पीछे पड़े हुए थे और हमें किसी एक जगह टिकने का मौका ही नहीं दे रहे थे। यहाँ आकर पता चला कि यहाँ तुम्हारा घर है और तुम्हारी बीवी और एक बेटा भी है, तो हमने सोचा कि इससे अच्छी हमारे लिए भला जाए पना और कहाँ हो सकती है। चुनांचे हमने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और यहाँ आ गए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो बाटन के दिमाग में यकलक जहरीली चोटियां सी रेंगना शुरू हो गई। मेरी रिहाइशगाह का तुम्हें पता किसने बताया? बाटन ने गुर्राते हुए कहा। ढूंढने वाले खुदा को भी ढूंढ लेते हैं, फिर ये तो तुम्हारी रिहाइशगाह है, इमरान ने कहा। हूँ, मेरी बीवी और मेरा बेटा कहाँ है? बाटन ने गुर्राते हुए कहा। अभी वो जिंदा है और अगर तुम ताउन करोगे तो वो जिंदा रहेंगे, वरना, इमरान ने यकलक सर्द लहजा अपनाते हुए कहा तो बाटन चौंक पड़ा। वरना? क्या मतलब हुआ इस वरना का? बाटन ने कहा। वरना तुम्हें हमेशा के लिए अपनी बीवी और प्यारे से बेटे की जान से हाथ धोना पड़ेंगे, इमरान ने कहा तो बाटन लरस कर रह गया। क्या मतलब? क्या तुम मेरे बीवी और बेटे को हलाक कर दोगे? बाटन ने होंठ काटते हुए कहा। जाहिर सी बात है, हम यहाँ मिशन मुकम्मल करने आए हैं और मिशन मुकम्मल करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, बल्कि हर हद उबूर कर सकते हैं, इमरान ने कहा। क्या चाहते हो?
बार्टन ने गुस्सैले लहजे में कहा, तुम जानते हो कि हम क्या चाहते हैं। इमरान ने कहा, तुम डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर पहुंचना चाहते हो ताकि वहां से एंटी मिसाइल फार्मूला हासिल कर सको, यही ना। बार्टन ने होंठ काटते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन फार्मूला डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर में नहीं है, बार्टन ने कहा। तो कहाँ है फार्मूला, यही बता दो। इमरान ने कहा, मैं नहीं जानता, कर्नल रिचर्डसन ने उसे आला हुकाम के हवाले कर दिया था। बार्टन ने कहा, तुम्हारे लहजे से झूठ साफ झलक रहा है बार्टन, बेहतर है कि सच बता दो, फार्मूला कहाँ है वरना। इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, बार्टन ने कहा। सच भी नहीं बोल रहे, इमरान ने कहा। मैं सच ही बोल रहा हूँ इमरान, फार्मूला वाकई डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर में मौजूद नहीं है। चीफ ने वाकई उसे आला हुकाम के हवाले कर दिया है, बार्टन ने सर मारते हुए कहा। इसके लिए तुम्हें सबूत देना होगा, इमरान ने कहा। कैसा सबूत, बार्टन ने चौंक कर पूछा। तुम्हें कर्नल रिचर्डसन से बात करनी होगी और कंफर्म कराना होगा कि वाकई फार्मूला उसके पास नहीं है, इमरान ने कहा। नहीं, कर्नल रिचर्डसन मुझसे बात नहीं करता, उसने मुझे सख्ती से हिदायत दी है कि जब तक मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को हलाक न कर लूं उससे राब्ता न करूं, बार्टन ने कहा। मैंने कोशिश की थी बार्टन, तुम्हें कोई तकलीफ न पहुंचे, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुमने यह मौका गंवा दिया, इमरान ने पहले से ज्यादा सख्त लहजे में कहा। मैं सच कह रहा हूँ, मुझ पर यकीन करो, बार्टन ने कहा। इसकी बीवी को उठा लाओ यहाँ, इमरान ने पास बैठे हुए सफदर से कहा। क्या क्या कह रहे हो, क्या करना चाहते हो तुम? बार्टन अपनी बीवी का सुनकर यकलक बौखला सा गया था। तुम्हारे सामने उसकी गर्दन काटेंगे, उसकी आंखें निकालेंगे, उसके जिस्म की हड्डियां तोड़ेंगे, उसकी बोटी बोटी अलग करेंगे तो तुम्हारे मुंह से सच खुद ब खुद निकलकर बाहर आ जाएगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। न न नहीं, ये जुल्म है, वो तो मासूम है, ये क्या कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, तुम यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ, बार्टन ने चीखते हुए कहा। अभी सब कुछ सामने आ जाएगा, इमरान ने जवाब दिया। उसी लम्हे सफदर एक औरत को कांधे पर उठाए अंदर दाखिल हुआ। ये इसे क्या हो गया है? बार्टन ने अपनी बीवी एलिया को बेहिस वो हरकत देखकर चीखते हुए कहा। डरो नहीं, अभी ये सिर्फ बेहोश है, इमरान ने जवाब दिया। और फिर उसके कहने पर एलिया को एक कुर्सी पर बिठाकर रस्सी से बांध दिया गया। मुझसे कसम ले लो, हलफ ले लो, मैं सच कह रहा हूँ, तुम मुझ पर जो तशद्दुद करना चाहो कर लो, लेकिन मेरी बीवी को कुछ न कहो, बार्टन ने हलक के बल चीखते हुए कहा। और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि बार्टन की आवाज और लहजा ही बता रहा था कि उसकी इंतहाई कुव्वत बर्दाश्त आहिस्ता आहिस्ता जवाब देती जा रही है। इस बार इमरान ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। जूलिया, इसकी बीवी को होश में ले आओ, इमरान ने कहा। तो जूलिया ने एलिया के मुंह और नाक एक ही हाथ से बंद कर दिया, और फिर जब उसके जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे तो जूलिया मुड़कर पीछे हट गई। जूलिया, खंजर निकालो, इमरान ने कहा। तो जूलिया ने अपनी लेडीज जैकेट की जेब में हाथ डाला और एक तेजदार खंजर निकाल लिया। उसी लम्हे एलिया भी होश में आ गई। एलिया के चेहरे पर हैरत और खौफ के तासुरात उभर आए थे। ये सब क्या है? तुमने तो यहाँ आकर मुझसे कहा था कि बार्टन के आदमी हो और दुश्मनों से हमारी हिफाजत के लिए यहाँ आए हो, फिर ये क्या है? एलिया ने खौफजदा और घबराए हुए लहजे में कहा। तुम्हारा शौहर हमसे मुसलसल झूठ बोल रहा है। मैंने इसे मौका दिया था कि ये बच जाए, लेकिन इसने मौका गंवा दिया है। अब देखना तुम्हारे जिस्म का एक एक रेशा कैसे इस खंजर से अलहदा किया जाता है, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तो एलिया ने खौफ से चीखना शुरू कर दिया और उसका जिस्म कांपने लग गया था। रुक जाओ, कुछ मत कहो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, बार्टन ने हलक के बल चीखते हुए कहा। जूलिया, तुम तैयार हो? इमरान ने जूलिया से मुखातिब होकर सर्द और सफाक लहजे में कहा। यस, जूलिया ने जवाब दिया। एलिया का सर एक हाथ से पकड़ लो और दूसरे हाथ में मौजूद खंजर उसकी दाएं आंख के ऊपर रख दो। मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगा, जब मैं 5 पर पहुंचूं तो तुमने उसकी दाएं आंख खंजर से निकाल देनी है, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तो जूलिया ने बड़े सफाकाना अंदाज में एलिया के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए और खंजर उसकी आंख के सामने कर दिया। एलिया ने बेख्तियार चीख चीख कर रोना शुरू कर दिया। इमरान ने गिनती शुरू कर दी और बार्टन की हालत लम्हा ब लम्हा गैर होती जा रही थी। उसके चेहरे पर पसीना फूट पड़ा था। फॉर गॉड सेक, रुक जाओ, मैं बताता हूँ, रुक जाओ, मुझे गोली मार दो, लेकिन इनको कुछ ना कहो, रुक जाओ। अभी इमरान 3 तक पहुंचा था कि बार्टन हलक के बल चीख पड़ा। बोलते जाओ वरना मैं गिनती जारी रखूंगा, इमरान ने पहले से ज्यादा
सफाक लहजे में कहा। वो फार्मूला फ्लावरिंग स्क्वायर के खुसूसी लॉकर रूम में है। बार्टन ने चीखते हुए कहा तो इमरान चौंक पड़ा। फ्लावरिंग स्क्वायर का खुसूसी लॉकर रूम, क्या मतलब? इमरान ने चौंकते हुए कहा। चीफ ने हिफाजत के पेश नजर फार्मूले की फिल्म हेडक्वार्टर से हटाकर डार्क हार्ट के खुफिया पॉइंट फ्लावरिंग स्क्वायर के डबल लॉकर में रखवा दी थी ताकि वहां महफूज रहे। बार्टन बेख्तियार फट पड़ा। कौन इंचार्ज है वहां का? इमरान ने पूछा। एलन मार्क इंचार्ज है, एलन मार्क, बार्टन ने जवाब दिया। फार्मूला वहां किस लॉकर में है? इमरान ने पूछा। लॉकर नंबर 410। तुम वहां से माइक्रोफिल्म ले जाओ, लेकिन फिशर और एलिया को कुछ ना कहो। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, मुझे गोली मार दो, बार्टन ने होठ चबाते हुए कहा। जूलिया हट जाओ, इमरान ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा तो जूलिया ने एलिया के बाल छोड़ दिए और पीछे हट गई। सुनो बार्टन, अब भी वक्त है कि तुम अपनी जान बचा लो और अपना औहदा भी। मैं तुम्हारे साथ रियायत कर सकता हूँ कि अगर तुम अपने आदमी एलन मार्क को कह दो कि वो फार्मूला मुझे दे दे तो मैं फार्मूला लेकर उसे खत्म कर दूंगा, इसलिए तुम्हारा नाम सामने न आएगा, वरना दूसरी सूरत में तुम जानते हो कि तुम्हारा क्या हश्र होगा। इमरान ने इस बार नरम लहजे में कहा। मैं तैयार हूँ, फॉर गॉड सेक मुझे छोड़ दो, मैं फार्मूला हासिल करने में तुम्हारी मदद करूंगा, बार्टन ने जवाब देते हुए कहा। क्या नंबर है तुम्हारे आदमी एलन मार्क का? इमरान ने एक तरफ रखे हुए फोन का रिसीवर उठाते हुए कहा तो बार्टन ने नंबर बता दिए। इमरान ने वो नंबर प्रेस किए और साथ ही लाउडर का बटन ऑन करके उसने रिसीवर सफदर की तरफ बढ़ा दिया। सफदर ने आगे बढ़कर रिसीवर और फोन उठाया और फिर रिसीवर बार्टन के कान से लगा दिया। दूसरी तरफ घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। फ्लावरिंग स्क्वायर। राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। बार्टन बोल रहा हूँ एलन मार्क, बार्टन ने कहा। ओ आप, दूसरी तरफ से कहा गया। अच्छा सुनो, इमरान और उसके साथी यहाँ पहुंच चुके हैं। वो बहुत जल्द डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर पर रेड करने वाले हैं, इसलिए चीफ ने हुक्म दिया है कि एंटी फार्मूला फौरी तौर पर फ्लोरिंग स्क्वायर से हटा लिया जाए और किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया जाए। और अगर कोई भी तुमसे पूछे तो तुमने उसकी यहाँ आमद और मौजूदगी से कतई इनकार कर देना है, बार्टन ने कहा। यस बॉस, जैसे आपका हुक्म, एलन मार्क ने जवाब देते हुए कहा। तुम ऐसा करो कि लॉकर से माइक्रोफिल्म निकालो और उसे लेकर करीबी 5th स्क्वायर कॉलोनी की कोठी नंबर 112 में पहुंचा दो। वहां मेरा खास आदमी शिवांगर मौजूद होगा। तुम माइक्रोफिल्म उसके हवाले करके वहीं रुक जाना, मैं वहां आकर तुम्हें खुद हिदायत दूंगा कि तुम्हें क्या करना है, बार्टन ने कहा। यस बॉस, हुक्म की तामील होगी, एलन मार्क ने जवाब दिया और बार्टन के सर के इशारे पर सफदर ने रिसीवर हटाया और क्रेडल दबा दिया। अब शिवांगर का नंबर बताओ ताकि तुम्हारी शिवांगर से बात कराई जा सके और फिर हम जाकर शिवांगर से माइक्रोफिल्म वसूल कर लेंगे और वहां शिवांगर से कोई कोड मुकर्रर कर लेना, इमरान ने कहा तो बार्टन ने इस बात में सर हिला दिया और साथ ही उसने एक और नंबर बता दिया। सफदर ने फोन पीस को कुर्सी पर रखा और फिर बार्टन का बताया हुआ नंबर प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। सफदर ने कुर्सी उठाकर बार्टन की कुर्सी के करीब रखी और फिर फोन पीस को वहीं कुर्सी पर ही रहने दिया और रिसीवर बार्टन के कान से लगा दिया। उसी लम्हे दूसरी तरफ से रिसीवर उठाने की आवाज सुनाई दी। शिवांगर बोल रहा हूँ, एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। बार्टन बोल रहा हूँ शिवांगर, बार्टन ने कहा। ओ यस बॉस, दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा यकलक मातबाना हो गया था। शिवांगर, फ्लावरिंग स्क्वायर का चीफ एलन मार्क एक माइक्रोफिल्म लेकर तुम्हारे पास पहुंच रहा है। जैसे ही वो तुम्हें माइक्रोफिल्म दे, तुमने उसे ऑफ कर देना है और उसकी लाश बरकी भट्टी में जलाकर भस्म कर देना। उसके बाद मेरे खास आदमी तुम्हारे पास पहुंचेंगे और वो माइक्रोफिल्म अपने साथ ले जाएंगे। कोड जहन में बिठा लो, आने वाले रेड डार्क कहेंगे, जबकि तुमने जवाब में डार्क आई कहना है। फिर आने वाले ब्लू हॉक कहेंगे और कोड मुकम्मल हो जाएगा। फिर तुमने उस माइक्रोफिल्म को उनके हवाले कर देना है और उसके बाद तुमने ये पॉइंट लॉक करके खुद अपने पुराने पॉइंट पर चले जाना है। समझ गए हो, बार्टन ने कहा। यस बॉस, समझ गया हूँ, शिवांगर ने जवाब दिया और बार्टन ने ओके कह दिया तो सफदर ने रिसीवर क्रीडल पर रख दिया। सफदर मेरे साथ आओ, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और फिर वो मुड़कर कमरे से बाहर आ गया। सफदर उसके पीछे था। बाहर बरामदे में पहुंचकर इमरान रुक गया। तुम तनवीर को साथ ले जाओ और शिवांगर से माइक्रोफिल्म वसूल करके रोज कॉलोनी की कोठी नंबर 7 ब्लॉक डी पर जाना। वहां जिराट मौजूद होगा। उसने वहां एक प्राइवेट क्लब बनाया हुआ है जिसका नाम जिराट क्लब ही है। उसे तुमने प्रिंस ऑफ डम का हवाला देना है। मैं उसे यहाँ से फोन पर हिदायत दे दूंगा।
वो माइक्रोफिल्म को अपने पास रख लेगा। तुमने भी वहीं रहना है और फिर फोन पर मुझे इत्तला देनी है। मैं तुम्हारी तरफ से इत्तला मिलते ही जूलिया और कैप्टन शकील समेत वहां पहुंच जाऊंगा। इमरान ने कहा तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। अंदर से फोन सेट ले आओ और कमरे में रख दो ताकि मैं जिराट से बात कर लूं। इमरान ने कहा तो सफदर सर हिलाता हुआ मुड़ा और उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां सब लोग मौजूद थे। सफदर जब वहां से फोन पीस उठाए बाहर आया तो तनवीर उसके पीछे बाहर आ गया। तुम दोनों जाओ, तमाम काम इंतहाई एहतियात से करना, इमरान ने कहा और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया और फिर उसने तनवीर को अपने पीछे आने का इशारा किया और फाटक की तरफ बढ़ गया। इमरान ने फोन पीस उसके हाथ से ले लिया था। फिर कोने वाले कमरे में पहुंचकर इमरान ने फोन को मखसूस पॉइंट पर फिक्स किया और रिसीवर उठाकर टोन चेक की। टोन मौजूद थी। उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जेराट क्लब। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई थी। प्रिंस ऑफ ढम बोल रहा हूँ, जेराट से बात कराओ, इमरान ने कड़क लहजे में कहा। होल्ड करो, दूसरी तरफ से कहा गया। फिर एक लम्हे के लिए रिसीवर में खामोशी छा गई। जेराट बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक गुर्राहट भरी आवाज सुनाई थी। जेराट, मैं प्रिंस ऑफ ढम बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने असल लहजे में कहा। ओ प्रिंस, तुम कहाँ से बोल रहे हो? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। मैं यहाँ करासगा से ही बोल रहा हूँ, एक अहम अमानत तुम्हारे पास रखवानी है, इमरान ने कहा। ओ ठीक है, एक क्या तुम जितनी बोलो उतनी अमानतें रखने के लिए तैयार हूँ प्रिंस। जेराट की बेहद तकल्लुफाना आवाज सुनाई दी। मेरे 2 आदमी एक माइक्रोफिल्म लेकर तुम्हारे पास पहुंचेंगे। वो मेरा नाम लेंगे। तुमने उस माइक्रोफिल्म को इंतहाई हिफाजत से रखना है। फिर मेरे आदमियों को फोन कॉल करने देना। उसके बाद मैं खुद वहां पहुंच जाऊंगा, इमरान ने कहा। ठीक है, दूसरी तरफ से जेराट ने कहा तो इमरान ने रिसीवर रखा और फिर फोन पीस की तार को सॉकेट से अलहदा किया और फोन पीस उठाए वो दोबारा उसी कमरे में पहुंच गया जहां कैप्टन शकील और जूलिया मौजूद थे, जबकि बार्टन और एलिया दोनों उसी तरह बंधे हुए बैठे थे। इन दोनों को आजाद कर दो, बार्टन ने इमरान से कहा। अभी थोड़ी देर बाद तुम तीनों ही आजाद हो जाओगे, फिक्र मत करो, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा और बार्टन खामोश हो गया। इमरान ने कनेक्शन सॉकेट से जोड़ दिया था। फिर तकरीबन 1 घंटे के शदीद इंतजार के बाद फोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने कहा। मैं करात बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से जवाब मिला और इमरान समझ गया कि सफदर बोल रहा है। क्या पोजीशन है, इमरान ने पूछा। ऑल इज ओके, सफदर ने जवाब दिया। ओके, हम पहुंच रहे हैं, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। ओके बार्टन, अब ये तुम पर मुनहसिर है कि तुम अपने आप को किस तरह महफूज रखते हो। अगर तुम या तुम्हारे आदमियों ने जबान खोल दी तो फिर तुम्हारा जो अंजाम होगा वो तुम खुद बेहतर समझ सकते हो, इमरान ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके साथ ही उसका बाजू घूमा और उसकी मुड़ी हुई उंगली का हुक पूरी कुव्वत से बार्टन की कनपट्टी पर पड़ा और बार्टन के हलक से चीख निकली और उसकी गर्दन साइड में ढलक गई। इलिया ने एक बार फिर चीखना शुरू कर दिया। खामोश हो जाओ वरना, इमरान ने सर्द लहजे में कहा तो वो सहम कर खामोश हो गई। इसे खोल दो, इमरान ने कैप्टन शकील से मुखातिब होकर बार्टन की तरफ इशारा करते हुए कहा और कैप्टन शकील खामोशी से आगे बढ़ा और उसने बार्टन की रस्सियां खोलना शुरू कर दी। अभी ये होश में आ जाएगा और फिर ये खुद ही तुम्हें खोल देगा, लेकिन अगर तुमने चीख वो पुकार की तो फिर बार्टन का न सिर्फ ओहदा बल्कि उसकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, इमरान ने सर्द लहजे में कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ गया। जूलिया भी उसके साथ ही मुड़ी और कमरे से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद कैप्टन शकील भी बाहर आ गया। आओ, अब हमें टैक्सी इस्तेमाल करना होगी, इमरान ने कहा और तेजी से फाटक की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे क्योंकि बहरहाल वो माइक्रोफिल्म अपनी तहवील में लेने में कामयाब हो गया था और उसे मिशन मुकम्मल करने के लिए ग्रीनफील्ड जंगल में न जाना पड़ा था। इसलिए वो बेहद मुतमईन था कि वो जिस मिशन के लिए आया था वो मुकम्मल हो चुका था। जेरेट क्लब एक बड़ी और 4 मंजिला इमारत थी और खासे वसी रकबे में फैली हुई थी। उसके बाहर एक जहाजी साइज का नियॉन साइन भी मौजूद था जिस पर जेरेट क्लब के अल्फाज जल बुझ रहे थे। कर्नल रिचर्डसन अपनी सरकारी कार में था। उसके साथ स्पेशल फोर्स की 2 कारें भी थी। वो उगबी सीट पर बैठा हुआ था जबकि बार्टन ड्राइवर के साथ वाली सीट पर मौजूद था। कर्नल रिचर्डसन ने अपने ऑफिस में पहले बार्टन की सारी बातें सुनी थी कि किस तरह इमरान ने उसे फ्लावरिंग स्क्वायर के खुसूसी लॉकर रूम से फार्मूले की फिल्म हासिल करने पर मजबूर किया था। उसके बाद उसने बार्टन के फोन सिस्टम से खुफिया मुंसलिक रिकॉर्डर से इमरान और जेरेट की सारी बातें सुनी थी
जिसका टेप बार्टन अपने साथ ले गया था। सारी तफसील सुनकर कर्नल रिचर्डसन बार्टन के साथ जेरेड क्लब पहुंच गया। कार अंदर ले जाओ, बार्टन ने ड्राइवर से कहा और ड्राइवर ने कार जेरेड क्लब के कंपाउंड गेट से अंदर मोड़ दी और फिर उसे क्लब के मेन गेट के सामने ले जाकर रोक दिया। उनकी कार के पीछे स्पेशल फोर्स की दोनों कारें भी रुक गई और फिर उनके पीछे बार्टन के आदमियों की कार भी रुक गई और फिर वो सब नीचे उतर आए। उसी लम्हे गेट खुला और एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी, जिसके जिस्म पर 3 पीस सूट था, बाहर आ गया। सर, मेरा नाम जेरेड है, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। आपने कैसे यहाँ आने की तकलीफ की? मुझे कॉल कर लेना था। उस आदमी ने आगे बढ़कर बड़े मौतेबाना लहजे में कर्नल रिचर्डसन से मुखातिब होकर कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? कर्नल रिचर्डसन ने कहा, यस सर, आप इंतहाई अहम तरीन शख्सियत है। जेरेड ने उसी तरह मौतेबाना लहजे में कहा, ओके, आओ हमारे साथ। कर्नल रिचर्डसन ने कहा और मेन गेट की तरफ बढ़ गया। यस सर, जेरेड ने कहा और उसने तेजी से आगे बढ़कर खुद ही शीशे का गेट खोल दिया। फिर कर्नल रिचर्डसन और उसके बाद बार्टन अंदर दाखिल हुए तो उनके पीछे जेरेड भी अंदर आ गया। थोड़ी देर बाद वो एक दफ्तर के अंदाज में सजे हुए वसी कमरे में पहुंच गए। तशरीफ रखे जनाब और हुक्म फरमाए कि आप क्या पीना पसंद करेंगे? जेरेड ने इंतहाई मदबाना लहजे में कहा, देखो जेरेड, तुम क्लब के मालिक हो और तुम्हारा और तुम्हारे क्लब का बेहद शौरा है, लेकिन तुम पाकिस्तानी एजेंटों का इस तरह साथ दोगे और उनकी मदद करोगे तो ये गलत बात है। इमरान ने तुम्हारे पास एक माइक्रोफिल्म अमानत रखवाई थी। वो फिल्म हमारे लिए बेहद अहमियत की हामिल है। मैं तुमसे वो माइक्रोफिल्म लेने आया हूँ और उसकी अहमियत तुम इस बात से समझ सकते हो कि इसे लेने के लिए मुझे खुद यहाँ आना पड़ा है। कहाँ है वो? कर्नल रिचर्डसन ने सर्द लहजे में कहा। किस माइक्रोफिल्म और किस इमरान की बात कर रहे हैं सर? सर, ऐसी तो कोई शख्सियत ना यहाँ आई है और ना मौजूद है सर। मैं तो ये नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ और ना ही मेरे पास किसी ने माइक्रोफिल्म अमानत रखवाई है। जेरेड ने जवाब दिया, मेरे पास इस गुफ्तगू का टेप मौजूद है जिसमें इमरान ने प्रिंस ऑफ ढम के तौर पर तुमसे बात की थी। नॉनसेंस, कहो तो सुनवाऊं तुम्हें या तुम्हारे टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूं? बोलो क्या चाहते हो? कर्नल रिचर्डसन ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, सर, मेरी इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं आपसे गलत बयानी करूं। मैं तो एक छोटे से क्लब का मालिक हूं, लेकिन हकीकत यही है कि ना ही कोई इमरान या कोई पाकिस्तानी एजेंट यहाँ आए हैं और ना ही मेरे पास कोई फिल्म अमानत रखवाई गई है। जेरेड ने जवाब दिया। उसके लहजे में बेहद एतमाद था। कर्नल रिचर्डसन ने करीब खड़े हुए बार्टन की तरफ देखा। जनाब, आप तशरीफ रखे, मेरे आदमी अभी माइक्रोफिल्म समेत इमरान और उसके साथियों को बरामद कर लेंगे। बार्टन ने होंठ चबाते हुए कहा, ठीक है, स्पेशल फोर्स को साथ ले लो और इमरान और उसके साथियों समेत माइक्रोफिल्म भी बरामद करो। कर्नल रिचर्डसन ने कहा, बेशक जनाब, आप इस पूरी इमारत की तलाशी ले ले। जेरेड ने जवाब दिया। तुम मेरे साथ आओ, बार्टन ने गुस्सीले लहजे में जेरेड से कहा। यस सर, जेरेड ने कहा और फिर वो बार्टन के पीछे चलता हुआ ऑफिस से बाहर आ गया। कर्नल रिचर्डसन एक सोफे पर बैठ गया था। उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात नुमाया हो गए थे। उसे जेरेड के चेहरे और लहजे से अंदाजा हो रहा था कि वो दुरुस्त कह रहा है, क्योंकि उसका तजुर्बा भी निस्फ सदी पर मुहित था और वो जिस अहम ओहदे पर फाइज था, उस ओहदे पर इंतहाई जहां दीदा आदमी ही पहुंचता था। लेकिन उसने टेप सुना था और वो न सिर्फ इमरान की आवाज को अच्छी तरह पहचानता था, बल्कि अब उसने जेरेड की आवाज भी पहचान ली थी और उसे 100% यकीन था कि टेप में मौजूद आवाज जेरेड की ही थी। लेकिन इसके बावजूद जेरेड का अंदाज बता रहा था कि वो दुरुस्त कह रहा है। अब दो सूरतें थी, एक तो ये कि ये टेप जाली था और इंतहाई महारत से तैयार किया गया था, या फिर उस जेरेड ने इमरान और उसके साथियों समेत माइक्रोफिल्म को यहाँ से कहीं शिफ्ट कर दिया था। वो बैठा यही सोच रहा था और उसे वहां बैठे हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर गया था कि दरवाजा खुला और बार्टन और उसके पीछे जेरेड अंदर दाखिल हुआ।